नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बालाजी क्लासेस बीराय में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के बीए और बीएसएससी प्रथम वर्ष सेमेस्टर 2 के कंपल्सरी एग्जामिनेशन के अंतर्गत आने वाले एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स यानी एईसी के पेपर एचबी के 02 हिंदी भाषा कौशल 2 की क्लास 2। आज की हमारी क्लास का विषय है हिंदी भाषा और लिपि का अभिज्ञान। इस पेपर की परीक्षा 27 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली है। इस वीडियो में हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से हो सके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बालाजी क्लासेस बीराई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की हमारी एचबी के 02 हिंदी भाषा कौशल क्लास 2। खंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, हिंदी भाषा की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, हिंदी एक सरल, सहज और व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाली भारतीय भाषा है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में ग्रहणशीलता, सरलता, समृद्ध शब्द भंडार तथा विभिन्न भाषाओं और बोलियों के शब्दों को अपनाने की क्षमता शामिल है। दूसरा प्रश्न, तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है। उत्तर, संस्कृत से बिना किसी विशेष परिवर्तन के हिंदी में आए शब्द तत्सम कहलाते हैं, जैसे सूर्य और अग्नि। संस्कृत से हिंदी में आते समय जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो गया वे तद्भव कहलाते हैं, जैसे सूर्य से सूरज और अग्नि से आग। तीसरा प्रश्न, देवनागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है। उत्तर, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी भाषा के लेखन के लिए वर्तमान समय में देवनागरी लिपि का ही मानक रूप से प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न, भूमंडलीकरण से हिंदी भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा है। उत्तर, भूमंडलीकरण के कारण हिंदी का संपर्क विश्व की अनेक भाषाओं से बढ़ा है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल माध्यमों के कारण हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार हुआ है तथा हिंदी में नए शब्दों का भी प्रवेश हुआ है। पांचवां प्रश्न, लोकोक्ति किसे कहते हैं। उत्तर, लोक जीवन के अनुभवों पर आधारित ऐसा प्रसिद्ध और प्रचलित कथन जो किसी विशेष परिस्थिति में किसी सामान्य सत्य या शिक्षा को व्यक्त करता है, लोकोक्ति कहलाती है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। छठा प्रश्न, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। उत्तर, जिन शब्दों के अर्थ समान या लगभग समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य के पर्यायवाची रवि, भानु और दिनकर हैं। सातवां प्रश्न, पत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। उत्तर, पत्र के प्रमुख अंगों में प्रेषक का पता, दिनांक, संबोधन, विषय वस्तु, समापन और हस्ताक्षर आदि शामिल होते हैं। पत्र के प्रकार के अनुसार इनके स्वरूप में कुछ अंतर हो सकता है। खंड लघु उत्तरीय प्रश्न 2, हिंदी भाषा के शब्द निर्माण में विदेशी शब्दों के योगदान को स्पष्ट करिए। उत्तर, हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत व्यापक और ग्रहणशील है। हिंदी ने अपने विकास के दौरान अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाओं से शब्द ग्रहण किए हैं। अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली और अंग्रेजी आदि भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी में इतने अधिक प्रचलित हो गए हैं कि वे हिंदी के सामान्य शब्दों की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अरबी और फारसी से किताब, अदालत, बाजार, आदमी, दुनिया, खबर आदि शब्द हिंदी में आए। अंग्रेजी से स्कूल, कॉलेज, स्टेशन, टिकट, डॉक्टर, मोबाइल और कंप्यूटर जैसे अनेक शब्द हिंदी में प्रचलित हैं। इसी प्रकार पुर्तगाली भाषा से भी कुछ शब्द हिंदी में आए हैं। विदेशी शब्दों को अपनाने से हिंदी का शब्द भंडार अधिक समृद्ध और व्यापक हुआ है। आधुनिक विज्ञान, तकनीक, व्यापार और संचार के विकास के साथ अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के अनेक नए शब्द हिंदी में प्रवेश कर रहे हैं। हिंदी की ये ग्रहणशीलता उसकी जीवंतता का प्रमाण है। वह आवश्यकता के अनुसार दूसरी भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करके अपने प्रयोग क्षेत्र को विस्तृत करती रही है।
इसलिए विदेशी शब्द हिंदी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी समृद्ध और विकासशील प्रकृति के प्रमाण है। 3। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर। देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि माना जाता है क्योंकि इसके वर्णों का क्रम व्यवस्थित और उच्चारण पर आधारित है। देवनागरी में स्वर और व्यंजन अलग अलग व्यवस्थित रूप में रखे गए हैं तथा व्यंजनों का क्रम उनके उच्चारण स्थान और उच्चारण की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किया गया है। कंठी, तालवी, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य आदि वर्गों में व्यंजनों का विभाजन इसकी वैज्ञानिक व्यवस्था को स्पष्ट करता है। देवनागरी में प्रत्येक वर्णन का निश्चित रूप और निश्चित उच्चारण है। स्वरों को स्वतंत्र रूप में तथा व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में लिखा जा सकता है। अनुस्वार, विसर्ग, चंद्रबिंदु और हलंत आदि चिन्हों का भी निश्चित प्रयोग होता है। देवनागरी की शिरोरेखा इसकी विशेष पहचान है। संयुक्ताक्षरों की व्यवस्था भी इसमें उपलब्ध है। यद्यपि हिंदी के उच्चारण और लेखन में कुछ अपवाद मिलते हैं, फिर भी देवनागरी लिपि की वर्ण व्यवस्था, उच्चारण आधारित क्रम और लेखन पद्धति इसे वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित लिपि बनाते हैं। 4। हिंदी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का महत्व समझाइए। उत्तर। मुहावरे और लोकोक्तियां भाषा को प्रभावशाली, रोचक और सजीव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुहावरा ऐसा स्थिर वाक्यांश होता है जिसका अर्थ सामान्य शब्दार्थ से अलग विशेष अर्थ में लिया जाता है, जबकि लोकोक्ति लोक अनुभव से उत्पन्न ऐसा कथन है जिसमें किसी सामान्य सत्य या जीवन शिक्षा का भाव होता है। मुहावरों के प्रयोग से थोड़े शब्दों में गहरी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। जैसे नाक कटना का अर्थ अपमान होना और कमर कसना का अर्थ किसी कार्य के लिए तैयार होना है। लोकोक्तियां लोक जीवन के अनुभवों और ज्ञान को व्यक्त करती हैं। जैसे जहां चाह वहां राह तथा एकता में बल है। हिंदी साहित्य और सामान्य व्यवहार दोनों में इनके प्रयोग से भाषा अधिक स्वाभाविक और आकर्षक बनती है। मुहावरों और लोकोक्तियों में लोक संस्कृति, सामाजिक अनुभव और जीवन की व्यावहारिक बुद्धि भी सुरक्षित रहती है। इसलिए इनके प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता, व्यंजना, प्रभाव और रोचकता उत्पन्न होती है। 5। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर। भाषा के प्रभावशाली और स्पष्ट प्रयोग के लिए शब्द शुद्धिता, वाक्य शुद्धि बहुत आवश्यक है। शब्दों का सही रूप लिखना शब्द शुद्धि कहलाता है और वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार सही रंग से लिखना वाक्य शुद्धि कहलाता है। अशुद्ध शब्द या वाक्य को अस्पष्ट कर सकते हैं और भाषा की प्रभावशीलता को कम कर देते हैं। उदाहरण के लिए आशीर्वाद के स्थान पर आशीर्वाद तथा उज्जवल के स्थान पर उज्जवल लिखना चाहिए। इसी प्रकार मैंने उसको कहा की अपेक्षा मैंने उससे कहा अधिक शुद्ध प्रयोग है। शुद्ध भाषा का प्रयोग शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, पत्रकारिता और दैनिक व्यवहार सभी क्षेत्रों में आवश्यक है। शब्द शुद्धि से वर्तनी सही रहती है और वाक्य शुद्धि से विचार स्पष्ट रूप में व्यक्त होते हैं। इसलिए भाषा को प्रभावशाली, व्यवस्थित और अर्थपूर्ण बनाने के लिए शब्द और वाक्य दोनों की शुद्धता का ध्यान रखना आवश्यक है। 6। हिंदी भाषा रचना कौशल से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट करिए। उत्तर। भाषा के माध्यम से अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करने की क्षमता को भाषा का रचना कौशल कहा जाता है। हिंदी भाषा में रचना कौशल के अंतर्गत विचारों को क्रमबद्ध करना, उचित शब्दों का चयन करना, वाक्यों को व्यवस्थित रूप से लिखना तथा विषय के अनुसार भाषा शैली का प्रयोग करना शामिल है। रचना कौशल के माध्यम से व्यक्ति पत्र, निबंध, कहानी, लेख, आवेदन और अन्य प्रकार की सामग्री लिख सकता है। अच्छी रचना के लिए विषय का ज्ञान, भाषा की शुद्धता, विचारों की स्पष्टता और प्रस्तुतिकरण की क्रमबद्धता आवश्यक है। रचना कौशल केवल साहित्यिक लेखन तक सीमित नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन और व्यावसायिक कार्यों में भी इसका महत्व है। विद्यार्थी के लिए यह कौशल विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि परीक्षा में उत्तर लिखने से लेकर आवेदन और पत्र लिखने तक सभी कार्यों में भाषा की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार रचना कौशल व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति को प्रभावशाली और व्यवस्थित बनाता है। 7।
संक्षेपण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। उत्तर, किसी विस्तृत गद्यांश या विषय के मूल भाव को सुरक्षित रखते हुए उसे कम शब्दों में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण में मूल सामग्री के आवश्यक विचारों को ही रखा जाता है और अनावश्यक उदाहरण, विस्तार तथा पुनरुक्ति को हटा दिया जाता है। अच्छे संक्षेपण की भाषा सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। संक्षेपण करते समय मूल पाठ के मुख्य विचारों को समझना आवश्यक है। उसमें अपनी ओर से इन विचार नहीं जोड़ने चाहिए। संक्षेपण में मूल सामग्री का भाव और क्रम यथा संभव सुरक्षित रहना चाहिए। संक्षेपण का उद्देश्य कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रस्तुत करना है, इसलिए इसमें शब्दों की बकझक के साथ विचारों की स्पष्टता भी आवश्यक है। एक अच्छा संक्षेपण मूल सामग्री को पढ़ने वाले व्यक्ति को उसके मुख्य आशय की पूरी जानकारी कम शब्दों में दे देता है। 8, कबीर की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। उत्तर, कबीर की काव्य भाषा अत्यंत सरल, प्रभावशाली और जनसामान्य के निकट है। उन्होंने अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए किसी एक भाषा की सीमा को स्वीकार नहीं किया। उनकी भाषा में विभिन्न बोलियों और भाषाओं के शब्द मिलते हैं। उनकी वाणी में लोक भाषा, बोलचाल के शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां बड़ी संख्या में मिलते हैं। कबीर की भाषा में व्यंग्य की तीव्रता भी दिखाई देती है। उन्होंने धार्मिक पाखंड, सामाजिक रूढ़ियों और बाहरी आडंबरों पर सीधे और प्रभावशाली ढंग से प्रहार किया। उनकी भाषा में प्रतीक और रूप का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। वे कठिन आध्यात्मिक अनुभवों को भी सामान्य जीवन के उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। उनकी भाषा कहीं कहीं कठोर दिखाई देती है, लेकिन उसमें समाज सुधार की भावना निहित है। कबीर की भाषा का सबसे बड़ा गुण उसकी सीधी चोट और प्रभावशीलता है। इसी कारण उनकी वाणी आज भी सामान्य लोगों के बीच लोकप्रिय है। नौ जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी में प्रकृति चित्रण की विशेषताएं बताइए। उत्तर, जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप में प्रकृति का चित्रण अत्यंत सुंदर, भावपूर्ण और काव्यात्मक है। कहानी के प्राकृतिक दृश्यों में समुद्र, पर्वत, हरियाली, आकाश और प्रकाश आदि का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। प्रसाद प्रकृति को केवल बाहरी दृश्य के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि उसे पात्रों की भावनाओं से भी जोड़ देते हैं। प्रकृति का शांत और रहस्यमय वातावरण कहानी के भावों को गहराई प्रदान करता है। समुद्र का विस्तृत जल प्रदेश, पर्वतों की श्रृंखला और हरियाली कहानी के वातावरण को आकर्षक बनाते हैं। प्रकृति के वर्णन में रंगों और प्रकाश का विशेष प्रयोग मिलता है। इससे दृश्य पाठक की आंखों के सामने सजीव हो उठता है। प्रसाद की भाषा में उपमा, रूपक और मानवीकरण जैसे काव्यात्मक साधनों का प्रयोग होने से प्रकृति का चित्रण और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इस प्रकार आकाशदीप में प्रकृति कहानी के वातावरण, भाव और कथानक को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खंडस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 हिंदी भाषा के समकालीन स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डालिए। उत्तर, हिंदी आज भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है और आधुनिक समय में इसका स्वरूप निरंतर बदल रहा है। शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, पत्रकारिता, मनोरंजन और तकनीक के क्षेत्रों में हिंदी का व्यापक प्रयोग हो रहा है। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी ग्रहणशीलता है। वह समय और परिस्थिति के अनुसार नए शब्दों तथा अभिव्यक्ति के नए रूपों को स्वीकार करती रहती है। आधुनिक हिंदी में संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी सहित अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग मिलता है। विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ हिंदी में नए तकनीकी शब्द भी लगातार जुड़ रहे हैं। डिजिटल युग ने हिंदी के स्वरूप को और व्यापक बनाया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शिक्षा, ब्लॉग, वेबसाइट और वीडियो माध्यमों में हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। आज हिंदी सामग्री केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों तक भी आसानी से पहुंच रही है। समकालीन हिंदी में एक और मानक देवनागरी का प्रयोग बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया के कारण रोमन लिपि में ही लिखने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। इसके कारण भाषा की शुद्धता और वर्तनी से संबंधित चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इसके बावजूद हिंदी का क्षेत्र लगातार विस्तृत हो रहा है।
हिंदी की सरलता, व्यापकता और ग्रहणशीलता उसे आधुनिक समय में सशक्त भाषा बनाती है। अतः समकालीन हिंदी परंपरा और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। 11। हिंदी भाषा के व्यावहारिक व्याकरण में संधि और समास का महत्व स्पष्ट करिए। उत्तर। हिंदी भाषा के व्यावहारिक व्याकरण में संधि और समास का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों के माध्यम से भाषा को संक्षिप्त, व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाया जाता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। संधि के कारण शब्दों के निर्माण में ध्वनियों के रूप में परिवर्तन दिखाई देता है। संस्कृत और हिंदी के अनेक शब्द संधि के माध्यम से बने हैं। दूसरी ओर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से कम शब्दों में एक निर्णय और सार्थक शब्द बनता है तो उसे समास कहा जाता है। समास भाषा में संक्षिप्तता उत्पन्न करता है, जैसे राजा पुत्र की राजपुत्र और देश के लिए भक्ति के लिए देशभक्ति जैसे शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। समास के कारण विस्तृत वाक्यांश एक छोटे शब्द में व्यक्त हो जाता है। भाषा के लेखन और बोलचाल में संधि और समास से बने शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग होता है। साहित्यिक भाषा में भी इनका विशेष महत्व है। इनके नाम से विद्यार्थी शब्दों की रचना और उनके अर्थ को बेहतर ढंग से समझ सकता है। इसलिए हिंदी के व्यावहारिक व्याकरण में संधि और समास भाषा को संक्षिप्त, सुंदर और अर्थपूर्ण बनाने वाले महत्वपूर्ण साधन हैं। 12। सच्ची वीरता के आधार पर वीर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विवेचन करिए। उत्तर। सच्ची वीरता का संबंध केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल से नहीं है। वास्तविक वीरता मनुष्य के चरित्र, साहस, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा में दिखाई देती है। सच्चा वीर कठिन परिस्थितियों से घबराता नहीं बल्कि उनका दृढ़ता से सामना करता है। उसके भीतर आत्मविश्वास होता है और वह अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होता। सच्चा वीर अन्याय के सामने झुकने के बजाय सत्य और न्याय का साथ देता है। वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित के बारे में सोचता है। त्याग और बलिदान उसके चरित्र के महत्वपूर्ण गुण हैं। आवश्यकता पड़ने पर वह अपने सुख सुविधाओं का त्याग करके समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करता है। सच्ची वीरता में आत्मसंयम भी आवश्यक है। क्रोध या आवेश में आकर हिंसा करना वीरता नहीं है। वास्तविक वीर वह है जो कठिन परिस्थिति में भी विवेक से काम लेता है। वह सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और असफलता से निराश नहीं होता। वह अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। इस प्रकार साहस, धैर्य, सत्यनिष्ठा, त्याग, आत्मसंयम, कर्तव्यपरायणता और मानवता सच्चे वीर के प्रमुख गुण हैं। सच्चा वीर अपने आचरण से समाज को प्रेरणा देता है और कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर चलने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। 13। सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व एवं साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। उत्तर। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी महत्वपूर्ण साहित्यकार थीं। उनके व्यक्तित्व में सरलता, साहस, संवेदनशीलता और देशभक्ति का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से स्वतंत्रता, वीरता और राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं को अभिव्यक्ति दी। सुभद्रा जी का जीवन भी उनके साहित्य की तरह कर्मशील और संघर्षपूर्ण था। उनमें देश के प्रति गहरा प्रेम था और वे स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ी रहीं। उनके काव्य में राष्ट्रीय भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। उनकी रचनाएं सामान्य पाठक के हृदय को सीधे प्रभावित करती हैं, क्योंकि उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। झांसी की रानी उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। इस कविता में रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और देश प्रेम का प्रभावशाली चित्रण हुआ है। सुभद्रा जी ने केवल वीरता का ही चित्रण नहीं किया, बल्कि नारी के साहस और आत्मसम्मान को भी महत्व दिया। उनके साहित्य में मातृत्व, करुणा और मानवीय संवेदनाएं भी दिखाई देती हैं। उनकी रचनाओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज में जागृति और राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करना भी था। इस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना, नारी साहस और मानवीय संवेदना की सशक्त कवयित्री के रूप में सदैव स्मरण की जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बालाजी क्लासेस बीराई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।